सीधा किचन में चला गया। माइक को तुमने कहाँ भगा दिया? अब खाना कौन लगाएगा? मेरे ड्राइंग रूम में पहुंचने पर वीरा ने खफगी से पूछा। वो मेरे और माइक के मुज़ाकरात को सुन चुकी थी। आज तुम्हारे हाथ का खाना खाने को दिल चाह रहा है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम इनकार करोगी तो आज फिर जैनी के घर का रुख करना पड़ेगा। वो खासे लजीज खाने बनाती है, खाक बनाती है। वीरा ने होंठ सुकेड़ कर हकार से कहा। चटपटे पाकिस्तानी खानों की आदत पड़ जाने के बाद रूखे पी के अमेरिकी खाने मुझे साबुन का शोरबा मालूम होते हैं। बैक्स्टर के बाद माइक भी साबुन के शोरबे खिला रहा है। आज तुम ही कुछ बना डालो। शहर में सैकड़ों रेस्टोरेंट खुले हैं, जहां चाहो जा सकते हो। मुझे चोला झोंकने की क्या जरूरत है? इन बेतुकी बातों में वक्त बर्बाद करने के बजाय ये बताओ कि तुम्हारे इरादे क्या है? इरादे नेक हैं, आओ बेडरूम में चलते हैं। मैंने उसके कमरे में हाथ डालकर कहा। वो मचल कर मुझसे दूर चा खड़ी हुई। तुम्हारे एक एक लफ्ज से मुनाफकत की बू आ रही है। आज का दिन ही कुछ खराब है। मैंने गहरा सांस लेकर कहा। ब्लैक डैड को काफूर की बू आ रही थी, तुमको मुनाफकत की बू आ रही है। आज शायद मेरी नाक बंद हो गई है। वो दोनों हाथ कमर पर बांधे मुझे इस्तिबा अमीज नजरों से घूरती रही। मैं उसे उसके हाल पर छोड़कर अपना सर झटकर ख्वाबगाह की तरफ चल दिया। न्यूयॉर्क में रात ढल रही थी। पाकिस्तान में दिन निकल चुका था। मैं अव्वल खान से कुछ देर बाद भी बात कर सकता था। मकामियों से फौरी मुज़ाकरात जरूरी थे। पहले मैंने मैनहट्टन के गोरहाम होटल का नंबर मिलाया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि अब्बास करमानी की तलाश में आया हुआ बद्रीनाथ अपने कमरे में मौजूद था। ऑपरेटर ने फौरन लाइन उसे मुंतकिल कर दी। तुमने इस वक्त भी CSD इस्तेमाल की है? मेरी आवाज़ पहचानती बद्रीनाथ ने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। शायद वो इस वक्त कोई अहम बात करने के मूड में था। इसके बगैर मैं तुमसे राब्ते का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने पूरे खलूस से कहा। थोड़ी देर पहले तुम कहाँ थे? बद्रीनाथ की आवाज़ में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। मैं यहीं बैठा आराम कर रहा था। आज तुम इतने ज़्यादा सवालात क्यों कर रहे हो? बुरा मान गए। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी की आवाज़ उभरी। मैं हैरान हूं कि तुम जिस किसी का नाम लेते हो वो बहुत जल्द किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है या मारा जाता है। क्या फिर कोई मारा गया? मैंने तजाहले आरफाना से काम लेते हुए चौंक कर पूछा। मैं इस वक्त खुद को बिल्कुल चुगद महसूस कर रहा हूँ। मैं मान ही नहीं सकता कि मैंने उसकी बात काट कर मजाहिया अंदाज में कहा, अपने बारे में इस कदर कसर नफसी से काम न लो। CIA की एक बड़ी मुहिम का सरबराह खुद को चुगद महसूस करने लगे तो इसकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। तुमने चार्ल्स डेविड स्टार के बारे में कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी और मैं कुछ नहीं कर सका था। जरा सी देर पहले खबर मिली है कि इनमें से बेंजामिन फोर्ड नामी दाऊदी सितारे के घर में खासा कुछ तो खून हुआ है। मैं कैसे मान लूं कि इस वाक़े से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा? तो क्या बेंजामिन फोर्ड मारा गया? इस बार मेरा सवाल बेसाख्ता था। हम लोग सिर्फ जॉर्ज शेल्स की मौत के बारे में पुरयकीन थे। दूसरे दाऊदी सितारों को अंदाजे से ठिकाने लगाया गया था। जब तक किसी और जरिए से इस अंदाजे की तस्दीक न हो जाती यकीन मुश्किल था। अभी सिर्फ इब्तिदाई इतलात मिली हैं। वहाँ मुतअद्दिद लाशें मिली हैं। मरने वालों के नाम अभी आने बाकी हैं। हो सकता है कि मरने वालों में वो भी शामिल हो। ये मेरे लिए एक अच्छी खबर है। पता नहीं वो कौन मौसिन है जो मेरे काम का बोझ हल्का कर रहा है। वो कोई और कैसे हो सकता है? तुम मुझे क्यों सिसका रहे हो यार? बता क्यों नहीं देते कि उसके घर पर तुम ही ने कोई इंतकामी कार्रवाई की है? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, गहरा दोस्त हूँ। तुम्हें ये सब बातें दोहराने की जरूरत नहीं। अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं फख्र के साथ तुम्हें अपने कारनामे की खबर देता। तुमसे कोई बात छुपा कर मुझे कोई फैज़ हासिल हो सकता है? यही बात मुझे हैरान कर रही है। क्या ये एक अजीब इत्तेफाक नहीं कि तुम्हारे 4 मतलूबा आदमियों में से एक के घर पर किसी और ने हमला करके तबाही मचा दी? यह इत्तेफाक जरूर है, लेकिन तुम इसे अजीब नहीं कह सकते। ऐसे लोगों के बेशुमार दुश्मन होते हैं और इन पर बुरा वक्त आते ही वो सब इनके खिलाफ मैदान अमल में उतराते हैं। पता नहीं मां किन दिल छलों ने अपने दिल की भड़ास निकाली है। तुम बिला वजह मुझ पर शुबा मत करो। जरा 1 मिनट होल्ड करो, मैं दूसरी लाइन पर बात कर लूँ। उसने जल्दी से ये कहकर रिसीवर रख दिया। मैं अपने रिसीवर में पहले ही फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुन चुका था। मुझे कई मिनट तक इंतज़ार करना पड़ा। वो फ़ोन पर वापस आया तो हैजान में मुब्तला हो चुका था। उसने तकरीबन चढ़े हुए सांसों के दरमियान कहा, बेंजामिन फोर्ड, जॉर्ज शेल्स, आयान जैकब और सोलोमन, ये चारों वही नाम हैं जिनके बारे में तुमको मालूमात मतलूब थी। मुझे अभी भी खबर मिली है कि बेंजामिन फोर्ड के मकान के हाथे में इन चारों को बड़ी बेरहमी से मार डाला गया है। चारों? बकिया 3 इसके घर में क्या कर रहे थे? मैंने बेयकीनी से पूछा। जॉर्ज शेल्स की लाश स्ट्रेचर से बनी हुई है। 2 को किसी गाड़ी के पहियों तले कुचल कर मारा गया है। आयान जैकब की टांग और हाथों में जख्म है। हो सकता है कि उसको जबरदस्ती वहां जमा करके ठिकाने लगाया गया हो। यह बहुत मुनज़्ज़म और सफाकाना वारदात मालूम होती है। तुम्हारा ख्याल है कि मुझ जैसा तन्हा और बेसरोसामा आदमी इतना बड़ा एहतमाम कर सकता है? नहीं बदरी, मेरी तरफ से अपना दिल साफ रखो। मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। हर मुहिम की इब्तिदा तुम करते हो, लेकिन कार्रवाई कोई और कर जाता है।
ये बात कैसे मानी जा सकती है? आइजक बेल का पीछा तुमने लिया हुआ था, इसका तबाहकुन तसादुम अब्बास करमानी से हो गया। अब इन चारों दाऊदी सितारों की नाकाबिले फहम कहानी सामने आई है। वो यकीनन वहां किसी साजिशी मंसूबे की तैयारी के लिए जमा हुए होंगे। हो सकता है कि यहाँ की किसी एजेंसी ही ने उड़ा दिया हो। मैं अपने मुदाफाना मुवक्किफ पर अड़ा रहा। नामुमकिन, यहाँ एजेंसियों के हाथ बहुत लंबे हैं। कानून की सख्त अमलदारी और मुसलसल मुआखजे की वजह से ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। अगर तुम्हारे हाथ साफ हैं तो जेर जमीन दुनिया के कुछ लोगों ने अपनी मुखासमत का कोई हिसाब चुकाया होगा। मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि तुम्हारे अहमा पर मैंने अपने एक आदमी को इन चारों के बारे में मालूमात जमा करने पर लगाया था। इससे क्या फर्क पड़ता है? पूरी बात समझते हुए भी मैं अनजान बन गया। दूसरे फोन पर उसी शख्स ने मुझे इतला दी है। जानते हो उसके अल्फाज क्या थे? मैं खामोश रहा। लाइन पर एक तवील सकूत के बाद वो दोबारा बोलने लगा। वो कह रहा था कि मैं जिन 4 दाऊदी सितारों के बारे में मुतजस्सिस था, वो सब भी फोर्ट हाउस के सब्जाजार पर मारे जा चुके हैं। दूसरी लाशों की शिनाख्त अभी बाकी है। यह बात छुपने वाली नहीं है। फैलेगी तो मेरी पोजीशन बहुत मखदूश हो जाएगी। पेशा वराना हसद और रकाबत में मुब्तला लोग चारों मकतूलीन में मेरी दिलचस्पी को खूब हवा देंगे। मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकूंगा। ये इब्तदाई खबरें हैं, इन पर यूं हल्कान होने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि तफसीलात मिलने पर यह बात खुद ही साफ हो जाए कि कातिल कौन थे। इनमें तुम्हारी पेशगी दिलचस्पी भी कोई काबिले मुआफी जुर्म नहीं है। नफूस कार्रवाई, तुम कह सकते हो कि तुम्हें इन चारों के खिलाफ कार्रवाई का खदशा था। यह खदशा क्यों था? इन चारों के नाम मुझे किसने दिए? ये चारों तो ऐसी मोहताज जिंदगी बसर कर रहे थे कि मुअज़्ज़िज़ीन शहर होने के बावजूद कहीं इनका पता या फोन नंबर तक मौजूद नहीं था। तुम अपने शोबे के एक सीनियर ज़हीन अफसर हो, खुद भी कुछ सोचने की कोशिश करो। तुम शामनाथ के होटल जाते रहे हो, वहां कोई तुम्हें कुछ बता सकता है? कुछ अजनबियों की बाहिमी गुफ्तगू के जरिए वो नाम तुम्हारे कानों में पड़ सकते हैं। क्या कुछ नहीं हो सकता? यानी मैं ये यकीन कर लूं कि तुम्हारे हाथ साफ हैं? बदरी की आवाज से बेएतबारी मुतरशिद थी। मत यकीन करो और मुझे सजाए मौत दिलवा दो। मैंने बरहमी से जवाब देकर फोन बंद कर दिया। इसकी तकरार ने वाकई मेरा पारा चढ़ा दिया था। तुमने बुरा किया। वीरा ने फौरन ही तनकीद का सिलसिला शुरू कर दिया। वो दूध पीता बच्चा नहीं है जो तुम्हारी हर मनगढ़ंत कहानी को दुरुस्त मान ले। उसकी छठी हिस्स उसकी सही रहनुमाई कर रही है, तो तुमको इस तरह मुश्तिल होने की जरूरत नहीं थी। इस हरकत से शायद तुमने उसे खो दिया है। इसके दिमाग से शुकूक व शुबहात का खन्नास निकालने के लिए सख्त जवाब देना नागुज़ीर हो गया था। अगर वो मेरे जवाब पर नाराज हुआ है तो सुबह तक उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जाए वारदात से एक जख्मी या मुर्दा हमला आवर की गिरफ्तारी और एम्बुलेंस से मिलने वाली तहरीर के बाद मेरा दामन खुद ब खुद साफ हो जाएगा और वो अपने इसरार पर खुद ही शर्मिंदगी महसूस करने लगेगा। इसके पास तुम्हारा फोन नंबर नहीं है जो वो तुमसे रब्ता करके अपने रवैये पर माजरत कर सके। ना हो सुबह के अखबारात आने के बाद मैं फोन करके खुद ही उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। मैं लोगों से लड़ना जानता हूं तो इनसे दोस्ती इस्तवार करने के गुरों से भी वाकिफ हूं। कमाल है कि फोर्ट हाउस में इतनी बड़ी वारदात हो गई और वो होटल ही में बैठा हुआ है। बाजुका तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। मैंने चिढ़कर कहा, वो न्यूयॉर्क का पुलिस चीफ या CIA का डायरेक्टर नहीं है जो हर मामले में अपनी टांग अड़ाता फिरे। उसे आवाज करवाने की तलाश का टास्क देकर यहाँ भेजा गया है और बस वो इन लोगों में रह रहा है, इसलिए इसे इधर उधर से खबरें मिलती रहती हैं। इसको यह अहमियत भी हमारी वजह से मिली है, वरना वो फेयरफैक्स में एक मामूली ट्रेनी की तरह पड़ा हुआ था। खुद ही उसे इज्जत दिलवा ली और अब उससे जल रहे हो। वीरा ने अपने मकाराना मामूल के मुताबिक असल मौजू को छोड़कर मेरी आखिरी फिक्रें पकड़ लिए। वो चाहे तो अब भी तुम्हें बंद करा सकता है। तो मुझसे कोई नापाक गठ जोड़ कर लो तो दूसरी बात है, वो मर कर भी मेरा बाल बेका नहीं कर सकता। जिस लम्हे भी उसने मुझे आंखें दिखाने की कोशिश की उसकी जान बवाल में आ जाएगी। वो बेचारा आंखें दिखाने के बजाय तुम्हें इस ठोस खलाई ईंधन के जखीरे की राह दिखाने की कोशिश कर रहा है जिसकी तबाही पर यहाँ वालों पर वक्त पड़ जाएगा। इस वक्त मैं उससे इसी बारे में बात करनी चाह रहा था, लेकिन उसने मेरा मूड तबाह कर दिया। अब उससे कल सुबह ही कोई बात हो सकेगी। मैंने कहा, असूली तौर पर यहाँ हमारा काम पूरा हो चुका है। जिमी लॉयड के कत्ल का इंतकाम पूरा हो गया। रिंग्स तबाह होगी और डेविड स्टार्स भी अपने कैफरे किरदार को पहुंच गए। किसी नए चक्कर में फंसने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। यह हमारी खुशकिस्मती है कि आइजक बेल अपनी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अमेरिकी हुकूमत को यह बावर नहीं करा सका कि हम दोनों अमेरिका में मौजूद हैं। मैंने वीरा की बात काट दी। ये इंतकामी कार्रवाइयाँ थीं। हमारे निशानों में से एक निक मोड़ ले जो यहाँ आगे अभी तक बचा हुआ है। इसके बाद कुछ जवाबी हमले भी जरूरी हैं। इन्हें पता चलना चाहिए कि इनकी सरजमीन भी दूसरों की साजिशों का निशाना बन सकती है। पहले दिन से तुम जवाबी कार्रवाइयाँ ही कर रहे थे। यहाँ इंसानी जानों का भारी इतलाफ मामूल में शामिल नहीं है। हमारे आने के बाद यहाँ बहुत खून बहा है, वो सब दूसरों के खातों में गया है। एक विल्सन ही ऐसा है जो अपनी कहानी समेत न्यू जर्सी के एक कुएं में मदफून है। इन्हें पता चलना चाहिए कि ये सब डैनी और वीरा ने इनके सीने पर मूंग दल कर किया है।
इंतकाम उसी वक्त पूरा होता है जब इंतकाम लेने वालों और इनका निशाना बनने वालों की खुली खुली शनाख्त हो चुकी हो। इसके बगैर सब कुछ महज एक हादसा, इत्तेफाकी वाकया या वारदात बनकर रह जाता है। यहाँ रहते हुए ये सब कुछ नहीं किया जा सकता। जिस राज को हम हफ्तों से छुपाते चले आ रहे हैं, इसे अपनी जुबान से फाश करके हम मसाइब में मुब्तला हो जाएंगे। हमारी वापसी के बाद जिस दिन पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अमेरिकी सफीर को तलब करके गैब के कागजात उसके सामने रखे, उसी लम्हे यह काम हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि अब्बास करमानी वगैरह का कोई वजूद नहीं था, वो हमारी इख्तरा थी। जब तक हम यहाँ हैं कुछ ना कुछ करना होगा। मैं हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकता। दिन में न्यूयॉर्क की जदीद अमारात, अजायब खाने और लाइब्रेरियाँ वगैरह देखो, रात को थिएटर डिस्ट्रिक्ट और टाइम्स स्क्वायर में आवारागर्दी करो। तुम्हारा वक्त बहुत अच्छा गुजर जाएगा। मुझे अमेरिका जैसे मुज़े मुल्क की तारीख और तरक्की से जरा भी दिलचस्पी नहीं। मैंने हकारत से कहा, मेरे लिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और टेक्सला की सैर ज्यादा आसूदगी का बायस होगी। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापसी की फिक्र करो। मेरे दिमाग मत चाटो। मैंने बेजारी के आलम में कहा, मुझे कुछ काम करने दो। मैं इसके रद्द अमल पर ध्यान दिए बगैर दोबारा फोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। नंबर मिलने पर मेरी आवाज़ पहचान कर मेजर जंजुआ की आवाज़ में दोस्ताना गर्मजोशी होकर आई। मेरे लिए खुशी की बात है कि न्यूयॉर्क में तुम्हारे पास एक ऐसा महफूज फ़ोन है जिस पर मैं खुलकर बात कर सकता हूँ। फ़ोन पर हम हमेशा बहुत मोहतात रहते हैं। मैंने कथा कलामी करते हुए कहा, अभी तक तुमने ऐसी कोई बात नहीं की जिसके लिए एक महफूज फ़ोन नंबर की ज़रूरत साबित होती है। मैंने कल दोपहर में तुम्हें इन चारों के नाम पते बता दिए थे और अभी चंद मिनट पहले टेलीफोन पर बताया गया है कि इन चारों को फोर्ट हाउस में कत्ल कर दिया गया। वो पुरजोश लहजे में कह रहा था। इस बारे में मेजर जंजुआ की तहायुर ज़दा बातें मिन्नो अन वही थीं जो मैं कुछ देर पहले बदरी की जुबान से सुन चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि बदरी पर मुझे 100% एतमाद नहीं था। मैंने इन वाकयात में अपने किसी भी किरदार से साफ इनकार कर दिया था। मेजर जंजुआ ने अकलौती मुलाकात में मेरा दिल जीत लिया था। मैंने उसे हकीकत से मुतल्ला कर दिया और फख्र से उसकी आवाज़ भराने लगी। इस मनसूबाबंदी में मैंने किसी एक फर्द या जरिए पर इन्हिसार नहीं किया था। मालूमात के जल्द अज जल्द हसूल के लिए हर उस फर्द से रब्ता किया था जो मेरा मददगार साबित हो सकता था। ब्लैक डैड ने किसी पते या निशान के बगैर वो 4 नाम मेरे हवाले किए थे। बद्रीनाथ ने सिर्फ ये बताया था कि वो चारों मुअज़्ज़िज़ीन शहर में शामिल थे, लेकिन रिकॉर्ड में इन चारों के पते डेविड स्टार के दफ्तर की मार्फत थे और वो दफ्तर इन दिनों मुकफ़िल था। लिली बर्नार्ड उर्फ जैनी ने रिंग्स के कंप्यूटर रिकॉर्ड की छानबीन करके जॉर्ज शल्स के घर का पता बताया था और मेजर जंजुआ ने सबसे पहले बेंजामिन फोर्ड का नंबर देकर मुझे इन चारों में खौफ व हिरास फैलाने का अव्वलीन मौका दिया था और फिर चारों के पते भी फराहम कर दिए थे। वो चारों अपने कैफे किरदार को पहुंच चुके थे। इनके अंजाम के बारे में खबरें सामने आने के बाद मेरी तमाम मालूमात का जरिया यही सब लोग थे। ये अमेरिका में बसे हुए नस्ल परस्तों के लिए शायद सबसे बड़ा सदमा है। डेविड स्टार्स की मुकम्मल तरीन तबाही के बाद वो खुद को यतीम महसूस कर रहे होंगे, मेजर जंजुआ कह रहा था। इसका मतलब है कि अब शी को भी अमली तौर पर ख़त्म ही समझना चाहिए। वो अमेरिका के सरकारी मकासद के लिए बनाई हुई NGO या गैर सरकारी तंजीम थी जिसकी बागडोर साजिशों के तहत डेविड स्टार्स के हाथों में चली गई थी। अगर पैदावारी इलाकों में हेरोइन की खपत है कि सरकारी हदफ पूरे हो चुके हैं तो शायद अब इसे जिंदा नहीं किया जाएगा। मेजर जंजुआ की वो बात हर्फ बहर्फ दुरुस्त थी। शिवरिस के मकामी मददगारों के जरिए इस वक्त तक लागत से भी कम दामों पर हेरोइन फरोख्त करके पाकिस्तान में 31 लाख अफराद को इसका आदी बनाया जा चुका था। शी की वो कामयाबी बहुत मुहिब और लर्जा खेज थी। फिर जो कुछ बाकी रह जाता है वो सियासी और सफारती खेल है। इसमें होने वाली धांधलियों और बदमाशियों का इसी जुबान में जवाब देना होगा। मैंने मेजर जंजुआ की पुरख्याल बातों पर गौर करते हुए कहा, ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ हर कदम पर मोहतात रहते हैं। फ़ोन पर मजाक में भी कोई नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इनके सिफारतकार हमारे मुल्क में मनमानियाँ करते हैं, रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, फिर भी बात खुफिया एहतजाजी मरासलों से आगे नहीं बढ़ती। हमारे साथ ही नहीं सारी दुनिया में यह हो रहा है। कमज़ोर को पीस दिया जाता है, शेज़ोर का हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। फिक्र मत करो, आजकल निक मोडले नामी एक सफारतकार कराची से यहाँ आया हुआ है। मैंने तलखी से कहा, हो सकता है कि न्यूयॉर्क के किसी ताबूत पर उसका नाम लिखा हुआ हो। तुम अजीम हो, मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करता हूँ। वो ज़माने लद गए जब बुराई को नेकी की कुव्वत से तबाह बर्बाद करके ख़त्म किया जाता था। अब बदी को बदी ही से ख़त्म किया जा सकता है। हमारे हाथ बने हुए हैं, तुम इनको इन्हीं की ज़ुबान में जवाब दे रहे हो। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, बस मैं इन्हीं दुआओं के सहारे चल रहा हूँ। मैंने कहा, वरना मौत के जबड़ों से बार बार बच निकलना मुमकिन नहीं है था। वो मेजर जंजुआ से मेरी इख्तितामी गुफ्तगू की इब्तदा थी जो कई मिनट तक चलती रही और फिर ख़त्म हो गई। अब समझ में आया कि आज क्या हुआ है। स्पीकर फोन बंद होते ही वीरा बोल पड़ी,
एक ही बार में डेविड स्टार्क के सफ़े अव्वल की पूरी क़यादत फना हो गई है। यह खला बरसों पुर नहीं हो सकेगा। अब इनकी नोहागिरी बेसूद है। जब मरदूद मर गए, जाने से पहले निक मोडले भी हाथ आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। मैंने दोबारा फ़ोन की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। वीरा ने झट टेलीविज़न ऑन कर दिया। ये सिलसिला ख़त्म करो, ज़रा देखा जाए कि टेलीविज़न वाले क्या खबरें सुना रहे हैं। हम अभी तक ताज़ा तरीन खबरें नहीं सुन सके। टेलीविज़न की खबरों के चैनल पर इश्तिहारात चल रहे थे। न्यूयॉर्क में रहते हुए मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि वहाँ खबरों के चैनल पर आमतौर से सबसे कम इश्तिहारात दिखाए जाते थे, लेकिन कोई अहम खबर आते ही इन इश्तिहारात का तनासुब यक ब यक बढ़ जाता था। क्वींस डिस्ट्रिक्ट के फोर्ट हाउस में मुतअद्दिद दाऊदी सितारों के कत्ल की अहमियत का अंदाज़ा मुझे यके बाद दीगरे नमूदार होने वाले इश्तिहारों से हो रहा था। वो तुरानिया मामूल से ज़्यादा तवील था। खबरों की सुर्खियाँ शायद इस इश्तिहारी वक्फे से पहले सुनाकर नाजरीन को तजस्सुस में मुब्तला कर दिया गया था और इनके सब्र का इम्तिहान लेने के लिए सकून से इश्तिहार दिखाए जा रहे थे। वक्फा खत्म होते ही खबर शुरू हो गई। न्यूज़ कास्टर ने सबसे पहले उस रोज़ की अफसोसनाक खूनरेजी की खबर शुरू की और कैमरा फौरन न्यूज़ के चेहरे से फोर्ट हाउस के उजड़े हुए अहाते में मुंतकिल हो गया। वो खबर बहुत तफसीली और तवील थी, जिसमें वक्फे वक्फे से जिंदा बच जाने वाले मुहाफिजों, पुलिस अफसरान और बेंजामिन फोर्ड के पड़ोसियों के मुख्तसर इंटरव्यू दिखाए जा रहे थे। शायद न्यूयॉर्क के मकामी बाशिंदों के लिए वो सब अहम और ज़रूरी रहा हो। हम दोनों के लिए वो ड्रामाई मंजर कशी बेमकसद थी। यह तय हो चुका था कि कुचली हुई बाढ़ में स्ट्रेचर के नीचे दबे हुए जॉर्ज सेल्स को वेरा ने बीमगन का निशाना बनाया था। इसके सर के झुलसे हुए नन्हे से जख्म की नौयत का तयन नहीं किया जा सका था, लेकिन गोली के जख्म से यकसर मुख्तलिफ होने की वजह से इसे किसी पुरस्कार और नामालूम हथियार का शिकार करार दिया गया था। वीरा का दूसरा शिकार अयान जैकब था। इसकी दाहिनी रान गोली से जख्मी हुई थी। बाएं जानिब की पसलियों में इसी पुरस्कार हथियार का झुलसा हुआ कदरे बड़ा सुराख था। दोनों लाशों में पाए जाने वाले सुराखों का यह फर्क बीमगन के करीब और कदरे दूर से इस्तेमाल का फितरी नतीजा था। किसी मौलक जख्म के बगैर एम्बुलेंस के नीचे कुचल कर मरने वाला सोलोमन वेल्थ वाज़े तौर पर ब्लैक डैड का बरहरास्त शिकार था। बेंजामिन फोर्ड की पुश्त में लगने वाली गोली उसके दिल को चीरती हुई सीने के पार निकल गई थी। वो लाश भी पहियों के नीचे कुचल दी गई थी। यकीनी तौर पर बेंजामिन फोर्ड ही मेरी गोली का निशाना बना था। ब्लैक डैड ने महज इंतकामन उसे एम्बुलेंस के नीचे रोंद डाला था। इन 4 दाऊदी सितारों के अलावा 3 मुहाफिज भी मारे गए थे। बाकी 4 बुरी तरह जख्मी और बेहोश पाए गए थे। इन्हें करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। इन 4 में से 2 के इंटरव्यू अस्पताल ही में रिकॉर्ड किए गए थे। खबरें सुनने के साथ साथ मैं दुश्मन के जानी नुकसान का हिसाब भी रखता जा रहा था। इन 7 लाशों के एवज ब्लैक डैड को अपने इस आदमी से महरूम होना पड़ा था जिसे उसके आदमी कहीं तलाश नहीं कर पाए थे। टोनी नामी इस शख्स की लाश गार्ड रूम के पीछे वाक़े तालाब में से बरामद हुई थी। इस तालाब का पानी मोटर के जरिए लान और पौधों की आबियारी के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी शनाख्त नहीं हो सकी थी। खबर में से नामालूम कातलों का साथी करार दिया गया था। इसके सर के अकबी हिस्से पर किसी कुंद हथियार का गहरा और कारी जख्म था। शायद वो दस्त बदस्त मुकाबले में सर पर जरब पड़ते ही तालाब में जा गिरा था और फिर उसी की तह में दम तोड़ गया। फोर्ट हाउस के ऊंचे 24 दरवाजों के करीब खड़ी हुई बड़ी एम्बुलेंस स्क्रीन पर एक आसेब की तरह नजर आ रही थी। पुलिस अफसरान ने कैबिन की तलाशी लेकर वो तहरीर बरामद कर ली थी जो ब्लैक डैड ने दानिस्ता छोड़ी थी। कंप्यूटर पर बड़े हरूफ में छापी गई इन 2 सत्रों की टेलीविजन पर नुमाइश के साथ न्यूज़कास्टर बता रहा था कि बाज़ माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक हार्लेम के फसादात बज़ाहिर दम तोड़ गए थे, लेकिन मुतअद्दिद इंसानी जानों और लाखों डॉलर के माली नुकसानात की भीड़ लेने वाले इन हंगामों की तलखियां ज़ेर ज़मीन दुनिया में परवान चढ़ती रही थी, जिन्होंने फोर्ट हाउस के अलमिये की सूरत में रंग दिखाया था। बेंजामिन फोर्ड अपने घर में 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और 3 मुहाफ़िज़ों के साथ मारा गया था। खबर में इन मकतूलीन के साथ हम दर्दाना रवैये की मौजूदगी फितरी थी। ब्लैक डैड की तहरीर के बावजूद टेलीविजन पर इस वारदात की जिम्मेदारी किसी पर नहीं डाली गई। बस नामालूम और शक्की उल कल्ब कातलों के खिलाफ गम और गुस्से के इजहार पर इक्तिफा किया गया और फिर मुबस्सिरीन की राय जनी का सिलसिला शुरू हो गया। 17 बहुत काबिले रिश्क स्कोर है, वीरा ने मुस्कुरा कर कहा। हो सकता है कि ब्लैक डैड का शदीद जख्मी होने वाला दूसरा आदमी भी न बच सके। इन 2 आम कारकुनों की कुर्बानी देकर 4 दाऊदी सितारों को मार लेना बहुत बड़ी कामयाबी है। इनके मुहाफिज मुफ्त में मारे गए। ये बस मुकद्दर की यावरी थी। घेर लिए जाते तो वहां से हम भी कभी जिंदा न लौट सकते थे। अब यूं चबा चबा कर बातें ना करो। वहां दूर दूर तक ऐसा कोई खतरा नहीं था। जंगी इस्तिलाह में इसे शायद पहल करने का फायदा कहते हैं। जो हमने उठा लिया वो बिल्कुल बेखबरी में मारे गए। यह महज इत्तिफाक था या इन 4 की बदनसीबी कि तुम्हारा बनाया हुआ मंसूबा बेदाग साबित हुआ।
हमले में मैं भी शरीक था, लेकिन मेरे जज्बात तुमसे मुख्तलिफ हैं। तुम दुश्मनों को मारकर इस तरह खुश होती हो जैसे वो इंसान नहीं कुत्ते के पिल्ले रहे हो। बस अपनी ये इखलाकियात अपने ही पास रखो। वीरा ने मेरी बात काट दी। दुश्मन को मारकर रोने से बेहतर है कि उस पर हथियार ही न उठाया जाए। जंग जीत कर खुश होना इंसान का पैदाइशी हक है। दुश्मन की खोपड़ी को नेज़े पर उछालने और ठोकरों में लुढ़काने की रवायत तहजीब से भी ज्यादा पुरानी है और आज तक हर जगह दोहराई जाती है। तुम जैसी खूबसूरत औरत की ऐसी शक्ल कल्बी और ऐसी बरबैयत अच्छी नहीं लगती। ये औरत तुमने मुझे कैसे बना दिया? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि मैं अभी तक मिस हूं और हर मिसेज होने से पहले तक सिर्फ लड़की कहलाती है? उसने तीखे लहजे में कहा, तुम जो कुछ भी हो तुम्हें कुदरत ने अपने दस्ते खास से बनाया है। मैं तुम्हें मजीद बनाने की सलाहियत से महरूम हूँ। मैंने उस बहस के तल्ख पहलू से गुरेज करते हुए कहा, तुमने ताज़ा तरीन खबरें सुन ली हैं, अब मुझे अव्वल खान से बात कर लेने दो। जरूर बात करो, अब तुम उसकी जुबान से अपनी तारीफें सुनने के लिए बेचैन हो रहे होगे। उसने महज मुझे चिढ़ाने के लिए बेपरवाही से कहा, ऐसा बता देना कि आज का मंसूबा तुमने बनाया था। मैं बेबसी से उस पर दांत पीस कर रह गया। उसके मुंह लगना बेसूद था। पिछली बार मैंने कराची वालों की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए दानिस्ता अव्वल खान की बजाय अपने फ्लैट फ़ोन किया था। मैं अव्वल खान के नंबर को ब्लैक डैड के फ़ोन बिल पर रिकॉर्ड होने से बचाना चाहता था, मगर इस बार मजबूरी थी। अमेरिका में हमारा काम निमट रहा था, मुझे इससे कुछ अहम बातें करनी थी।